हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी और उसके चैप्टर 1 हम लोगों ने दिव्यांगता के बारे में जाना था। अब परिभाषा के बारे में हम लोग जानेंगे जो चैप्टर 2 है। भारत में दिव्यांगता की परिभाषा क्या है? भारत में परिभाषा कारण रोकथाम और उसके प्रकार, शैक्षिक निहितार्थ और प्रबंधन, इसी पर जो है हम लोग का जो है आप लोग को भी बताने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसको जानते हैं। समावेशी शिक्षा जानते हैं। समावेशी मतलब सबको एक साथ लेकर शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। और समावेशी शिक्षा के संदर्भ में यह अत्यंत आवश्यक है कि हम विभिन्न प्रकार के दिव्यांगताओं को समझें, उनके कारणों, प्रकारों, रोकथाम और शैक्षिक जो आवश्यकता है और प्रबंधन की विधियों पर सम्यक दृष्टि डालें। क्योंकि क्या है, प्रत्येक दिव्यांगता क्या है, अलग अलग भिन्न है। 21 प्रकार के दिव्यांगजन हैं और वो सभी के सभी जो है भिन्न हैं। क्यों? क्योंकि उनके शैक्षिक रणनीति भी बदलती है। हम नीचे जो है टेबल्स दिए हैं, इसके बारे में लोकोमोटर दिव्यांगता है, उसका पोलियोमाइलाइटिस, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और इस पर हम लोग करेंगे गतिशीलता में बाधा, सहायक उपकरण, फिजियोथेरेपी की आवश्यकता, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। दृष्टि बाधिता जो ब्लाइंड है, उसमें अंधता, कम दृष्टि, उसका उपयोग किस तरह ब्रेल, टेक्सटाइल लिपि, मैग्नीफायर, स्पर्श आधारित शिक्षण सामग्री, इस पर हम लोग ये करते हैं। इसी तरह श्रवण बाधिता जिसमें बहरापन, सुनने में कठिनाई, और उसका कैसे सांकेतिक भाषा, श्रवण यंत्र, श्रवण भाषण प्रशिक्षण का जो है उसका आवश्यक है। उसी तरह जो है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी में जैसे तुतलाहट, हकलाहट, उच्चारण संबंधी समस्याएं, भाषा विकास में देरी, संवाद की कठिनाइयाँ, स्पीच थेरेपी, भाषा कौशल विकास, और बधिर और बधिरता और बहुविकलांग दिव्यांगता जिसमें हम लोग दृष्टि और श्रवण दोनों में गंभीर हानि, 2 या 2 से अधिक दिव्यांगताएँ, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो 2.1 है हम लोग जो पहला टॉपिक है हमारा, लोकोमोटर दिव्यांगता या पोलियोमाइलाइटिस, सेरेब्रल पाल्सी या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में चर्चा करेंगे। तो लोकोमोटर दिव्यांगता हम कल भी बताए थे, उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में या किसी वस्तु को स्थानांतरित करने में कठिनाई होती है। हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं या एक जगह से दूसरी जगह हमको सामान लाना ले जाना हो, कोई भी जो है गति संबंधी दिक्कत होती है, तो ये दिव्यांगता। और ऐसी दिव्यांगता क्या होता है, हड्डियों में, जोड़ों में, मांसपेशियों में या तंत्रिका तंत्र में किसी प्रकार की क्षति होने से जो है इस तरह की समस्याएं होती है। और लोकोमोटर शब्द जो है लिया गया है लैटिन भाषा से, जिसका अर्थ होता है एक स्थान से गति करना, या दिव्यांगता चलने, दौड़ने, खड़े होने, वस्तु उठाने और शारीरिक की समान गतिविधि क्षमता को प्रभावित करती है। तो आपको लोकोमोटर दिव्यांगता का परिभाषा अगर पूछा जाए तो आप उसको ऐसा बता सकते हैं कि इस दिव्यांगता में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने या वस्तु का हस्तांतरण कठिनाई होती है, तथा इसका कारण दिव्यांगता में हड्डियों, जोड़ों, मांसपेशियों या तंत्रिका तंत्र की किसी प्रकार की क्षति होना ही लोकोमोटर दिव्यांगता कहलाती है।
और लोकोमोटर दिव्यांगता को हम लोग दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है कॉन्जेनाइटल, जन्मजात। हमेशा याद रखिएगा, जो जन्म से है उसको कॉन्जेनाइटल, और एक्वायर्ड जो हमने कल बताया था कि जीवन के किसी चरण में बीमारी, चोट, दुर्घटना के कारण जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो है हो जाते हैं। और कारण क्या है? जन्मजात कारण में क्या है? सेरेब्रल पाल्सी, CTEV, क्लब फुट, मेनिंगोलोसिस, मेनिंगोमाइलोसिस, फोकोमेलिया, हिप डिसलोकेशन शामिल है। और अर्जित कारणों में क्या होता है? पोलियोमाइलाइटिस, रीढ़ की हड्डी का TB, कुष्ठ रोग, सड़क दुर्घटनाएं, औद्योगिक दुर्घटनाएं, गोली लगना, जलना, प्राकृतिक आपदाएं और मस्तिष्क और रीढ़ चोट शामिल है। तो इसमें अध्ययन क्या करेंगे? सेरेब्रल पॉल्सी के बारे में। क्या है? एक न्यूरोलॉजिकल विकार है जो मस्तिष्क के विकास के दौरान हुए नुकसान के कारण होता है। यह विकार बच्चों के जन्म से पूर्व, जन्म के समय या जन्म के बाद मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से होता है, या एक अस्थायी लेकिन गैर प्रगतिशील माने जैसा है वैसा ही रहता है, पर बढ़ता नहीं है, जो मांसपेशियों के नियंत्रण, चाल, संतुलन और समन्वय को प्रभावित करता है। और ये भी जानना जरूरी है कि सेरेब्रल पॉल्सी कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः सेरेब्रल पॉल्सी को दो प्रकार में बांटा जा सकता है। पहला स्पास्टिक CP, दूसरा एथेटॉइड या डिस्कनेक्टिक CP। स्पास्टिक मतलब ये होता है कि कठोरता, जिससे गति सीमित हो जाता है, शरीर में कठोरता। और एथेटॉइड में इसमें क्या होता है? मांसपेशी के टोन में, जो हमारा मांसपेशी में जो एक संवेदना, न्यूरॉन से संवेदना जाता है, उसमें अनियमितता होता है और अनैच्छिक गति होती है, जिसमें अटकिजिक CP संतुलन और समन्वय के कमी का मुख्य लक्षण है। इसमें क्या होता है? एथेटॉइड में शरीर के एक या अधिक अंगों में असमान मूवमेंट। दूसरा क्या है? संतुलन की कमी, मोटर कौशल में कमी। मोटर मतलब चलना फिरना, जो उठाने पीने, गति की क्रिया, बोलने और निगलने में भी कठिनाई होता है। और साथ साथ क्या होता है? दृष्टि और सुनने की भी समस्या पाया जाता है। तो सेरेब्रल पॉल्सी को दो पार्ट में बांटा जाता है, स्पास्टिक और एथेटॉइड। और स्पास्टिक क्या होता है कि इसमें खरापन होता है। एथेटॉइड में जो शरीर में अंग में जो संतुलन होता है, या मोटर कौशल में जो समस्या, समन्वय में गति होता है, जिसके कारण जो है एथेटॉइड सेरेब्रल पॉल्सी को बोला जाता है। दूसरा जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी का हम लोगों ने चर्चा किया था, पोलियो, जानते हैं पोलियो माइलाइटिस, जो पोलियो होता है, पोस्ट पोलियो होता है ना। तो पोलियो के कारण एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है। पोलियोमाइलाइटिस क्या है? एक संक्रामक वायरल रोग है। और आज जो है हमारा इम्यूनाइजेशन डे भी है। आज 10 नवंबर को वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे के रूप में मनाते हैं, इसलिए इम्यूनाइजेशन जरूरी होता है। जानना भी जरूरी है कि 10 नवंबर को हमारा इम्यूनाइजेशन डे क्यों मनाया जाता है। जो रीढ़ की हड्डी और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। यह रोग विशेष रूप से बच्चों को प्रभावित करता है और मांसपेशियों में स्थायी पक्षाघात के कारण बन सकता है। यह रोग क्या होता है? पोलियो वायरस के कारण होता है, जो मुख मार्ग से फैलता है। और जानना है पोलियो के कितने प्रकार होते हैं। पहला है सब क्लिनिकल, बिना किसी लक्षण के होता है। दूसरा नॉन पैरालिटिक, जैसे फ्लू जैसे लक्षण होते हैं लेकिन पक्षाघात नहीं होता है। और तीसरा होता है पैरालिटिक, यह सबसे गंभीर प्रकार है जिसमें अस्थायी पक्षाघात हो सकता है।
इसके लक्षण क्या है ये जानना जरूरी है। बुखार, थकान, सिर दर्द, गर्दन में अकड़न, मांसपेशी में दर्द और अंगों में कमजोरी या लकवा हो सकता है। रोकथाम क्या करना है? रोकथाम हम सब जानते हैं। पोलियो के रोकथाम के लिए नियमित टीकाकरण, और आज विश्व टीकाकरण दिवस है तो आज के दिन ये भी जानना है कि टीकाकरण क्यों ज़रूरी है। और ओरल पोलियो वैक्सीन, OPV बोला जाता है, और IPV जो होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ये इनके प्रमुख टीके हैं। भारत में राष्ट्रीय पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत पोलियो के मामले में भारी कमी आई है। दूसरा है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये भी एक क्या है? लोकोमोटर डिसेबिलिटी का प्रकार है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक वंशानुगत बीमारी है जो मांसपेशियों की प्रगतिशील कमजोरी और क्षरण से जुड़ी हुई है। क्षय होते रहता है और प्रगतिशील मानी ये बढ़ते रहता है। यह बीमारी विभिन्न प्रकार की होती है और हर प्रकार की विशेषता, शुरुआत की उम्र और लक्षणों की गंभीरता अलग होती है। सबसे आम प्रकार है डेचुन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, DMD। ये DMD अब पढ़िएगा, ये बहुत पूछता है कभी कभी DMD क्या है। तो ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का एक लोकोमोटर डिसेबिलिटी का एक जो है प्रकार है। और DMD डेयुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डेयुचेन ने इसको पता लगाया था। इसके कारण यह लड़कों में अधिक सामान्य और ज़्यादातर 3 से 5 वर्ष की उम्र में शुरू होता है और वो 12 से 15 वर्ष के आयु तक व्हील चेयर पर होता है। ज़्यादा दिन इसकी उम्र नहीं होती। इसके बाद एक बैकर ने पता किया था, बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, BMD या डेचुन से कम गंभीर होता है और बाद में शुरू होता है। तो लक्षण क्या है इसके जानना जरूरी है। मांसपेशी में कमजोरी, चलने में कठिनाई, शारीरिक थकान, दिल और फेफड़े की कार्य क्षमता में कमी होता है। इसका निदान के लिए क्या है? चिकित्सीय इतिहास और शारीरिक परीक्षण जरूरी है। मांसपेशियों की बायोप्सी कराना जरूरी है और जेनेटिक क्रोमोजोनल जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से उसका परीक्षण कराना जरूरी है। और रक्त में जो क्रिएटिन किनेस का स्तर का जांच करना चाहिए। क्रिएटिन होता है रक्त में, उसका जांच करना भी जरूरी होता है। और इसके लिए प्रबंधन और पुनर्वास जरूरी है कि लोकोमोटर दिव्यांगता के प्रबंधन में चिकित्सीय उपचार जैसे फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, रिहेबिलिटेशन और उसके जो एड्स एंड अप्लायंसेस सहायक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। कुछ निम्नलिखित प्रकार के हैं। इसे क्या कर सकते हैं? प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप, अर्ली इंटरवेंशन है, अर्ली डिटेक्शन और इंटरवेंशन। जन्म के तुरंत बाद अगर किसी दिव्यांगता की संभावना दिखे तो त्वरित हस्तक्षेप आवश्यक। जैसे हम लोग के क्या है कि हर हॉस्पिटल में अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है। साथ ही साथ आपने देखा होगा बिहार में 101 बुनियाद केंद्र है, अब वहाँ भी ले जाके पता कर सकते हैं। तो प्रारंभिक पहचान जरूरी है। दूसरा है चिकित्सीय उपचार। इसमें क्या है कि मस्तिष्क या रीढ़ से जुड़ी दिव्यांगताओं में समय पर दवाएं और उपचार देना आवश्यक होता है। फिजियोथेरेपी क्या होता है जानते हैं? चलने, खड़े होने और वस्तु उठाने जैसी दैनिक गतिविधियों में सुधार के लिए फिजियोथेरेपी आवश्यक है। साथ ही साथ क्या है? सहायक उपकरण जैसे व्हीलचेयर देखते होंगे आप, वॉकर और ऑर्थोटिक उपकरण जैसे ऊपर से लगाया जाता है ना, कृत्रिम अंग और उपकरण दिव्यांग व्यक्तियों की गतिशीलता को बढ़ाता है। इसके अलावा क्या शिक्षा और प्रशिक्षण भी है। दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए जो आप कोर्स कर रहे हैं, और उनके अनुसार पाठ्यक्रम और वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए।
दूसरा है कि सामाजिक समावेशन ये भी जरूरी है, क्योंकि दिव्यांग व्यक्तियों को मुख्य धारा में लाने, उनके अधिकारों की रक्षा करना और भेदभाव से मुक्त वातावरण प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जो हमारा एक एक्ट बना था 1995 में, PWD एक्ट, उसमें क्या था, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन, यानी लोकोमोटर दिव्यांगता एक गंभीर सामाजिक चिकित्सीय विषय है जो व्यक्ति के दैनिक जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। यह आवश्यक है कि हम इसके कारणों, लक्षणों और रोकथाम के उपायों को समझें और समाज में इन व्यक्तियों के लिए समावेशी वातावरण का निर्माण करें। तो जागरूकता, नीति निर्माण, शिक्षा और पुनर्वास के माध्यम से ये लोकोमोटर दिव्यांगजन को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर दिया जा सकता है। ये बाकी दिव्यांग के लिए भी है, लेकिन ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी, तो इसको हमको जानना है कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी में क्या जाता है। और कुछ है, रीढ़ की हड्डी में चोट। रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से क्या होता है, उसका स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाता है ना। तो रीढ़ के जो हड्डी में चोट क्या होता है, सर्विकल स्पाइन, गर्भाशय ग्रीवा रीढ़, ये सबसे ऊपर भाग C1 से लेकर C8 तक 8 केशिकाएं होती है। इसके अलावा क्या होता है, थोरैटिक स्पाइन, T1 से लेकर T12, C1 से C8 हो गया सर्विकल स्पाइन, है ना। C जानते हैं, C से C हो गया। इसके बाद क्या होता है, थोरैटिक स्पाइन होता है, वो वक्षीय रीढ़, T1 से T12, ये जानना जरूरी है। जो हमारा पीछे में स्पाइनल कॉर्ड है, पीछे में जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, इसमें पहले C1 से C8 होता है, फिर T1 से T12 होता है। ये 12 पहले 8 होता है, 8 केशिकाएं और 12 जो है केशिकाएं T1 से T12 होता है, जो थोरैटिक स्पाइन जो मध्य भाग में होता है। और लास्ट में जो होता है लंबर स्पाइन, काट रीढ़ बोलते हैं, जो L1 से L5 तक 5 केशिकाएं रीढ़ निचले भाग में होती है। और इसके बाद क्या होता है, सैक्रल रीजन S1 से S5, ये 5 केशिकाएं त्रिकोणीय आकार के होते हैं। जो देखिएगा उसको तो जाएगा, ये जानना जरूरी नहीं, लेकिन जानना जरूरी है। इसके अलावा जो है ये लास्ट में कॉक्सिजियल क्षेत्र होता है, जिसे टेलबोन भी कहा जाता है, नीचे गला पार्ट, रीढ़ का अंतिम और सबसे निचला हिस्सा को टेलबोन होता है। तो हम फिर से बता दें कि सर्विकल स्पाइन C1 से C8 8 भाग में होता है। फिर क्या होता है, थोरैटिक स्पाइन जो T1 से T12 होता है, तो 12 8 20 हो गया। और लास्ट में लंबर स्पाइन होता है, जो L1 से L5 तक होता है। और फिर बाद में सैक्रल रीजन होता है, त्रिक रीढ़, S1 से S5 तक, ठीक है। और लास्ट में कॉक्सिजियल क्षेत्र होता है, जिसको हम लोग टेलबोन भी कहते हैं। रीढ़ की हड्डी की चोट का प्रकार कैसे हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। इनकम्प्लीट चोट जो अपूर्ण होता है, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होता है और कुछ कार्यशीलता बनी रहती है। और कंप्लीट चोट होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है और व्यक्ति की कार्य क्षमता पूर्ण रूप से प्रभावित होती है। तो अपूर्ण चोट, कभी कभी चोट लग गया, जैसे एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम, रीढ़ की हड्डी में अगला भाग में चोट, जिससे मोटर और संवेदी कार्य को प्रभावित होते हैं। सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम, इसमें रीढ़ की हड्डी को केंद्र की चोट, जिसमें ऊपरी अंगों से अधिक कमजोर होता है। इसके बाद क्या होता है, ब्राउन सिकार्ड सिंड्रोम, रीढ़ की एक और चोट, जिससे शरीर का एक तरफ का कार्य क्षमता प्रभावित होता है। फिर एक तो ये आप लोग, हम लोग इसको जान गए, थोड़ा सा समझिए और सांस लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट जो है स्पाइना बायोफिडा के बारे में बताएंगे। अभी हम लोगों ने स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में चर्चा की।